हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और उसमें चैप्टर 1 ब्रिक्स, ठीक है, और उसमें एक लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ना है। सेकंड लेक्चर में हमें पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। अब तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और अच्छे से मेरे साथ सारी चीज़ों को नोट करते चलो, और जो कोई चीज़ें आपको डाउट आती है तो आप कमेंट में लिख देना, और आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज की, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। देखो, मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक की बहुत इजी है और 5 स्टेप में होती है, ठीक है। तो आपको स्टेप के अंदर की सारी टेक्निकल चीजें देखनी है, समझनी है और अपनी नोट्स में भी नोट करना है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला चीज होता है आपका कि सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ब्रिक अर्थ। सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ब्रिक अर्थ। देखो, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ब्रिक अर्थ, इसमें आप क्या करते हो कि ये पहला प्रोसेस है, मतलब पहला स्टेप है कि आप कहीं पे भी जाते हो तो पहले आप एक साइट का सिलेक्शन करते हो। किसके लिए? ब्रिक अर्थ, यानी कि ईंट बनाने वाली मिट्टी के लिए, ईंट की मिट्टी के लिए, ईंट की सॉइल के लिए, ब्रिक की सॉइल के लिए आप सिलेक्शन करते हो साइट का। तो आप साइट सिलेक्शन ऐसे ही नहीं कर लोगे कि कहीं भी गए बस यहाँ मिट्टी अवेलेबल है और हम इसको यूज कर लेते हैं ब्रिक को फॉर्म करने हैं। ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग में आप कुछ टेस्ट करते हो कि वाकई में वो ब्रिक जो ब्रिक अर्थ है वो सही है कि नहीं सही है, कुछ कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट आप कौन कौन से उसके ऊपर करते हो? सबसे पहला टेस्ट होता है आपका मोल्डिंग टेस्ट। क्या टेस्ट होगा आपका? मोल्डिंग टेस्ट, ठीक है। मोल्डिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं सॉइल की प्लास्टिसिटी। सॉइल की क्या चेक करेंगे? प्लास्टिसिटी। कैसे करते हैं? आपको जिस साइड पे आप सेलेक्ट किए हो, ठीक है, थोड़ा सा आपको सॉइल लेना है और उसको वाटर मिला करके पेस्ट बनाना है। क्या करना है? सॉइल थोड़ा सा ले करके वाटर मिला करके पेस्ट बनाओगे और उस पेस्ट को हाथ में ले करके, ठीक है, 3 मिलीमीटर, ठीक है, 3 मिलीमीटर के थ्रेड यानी कि धागे बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो 3 मिलीमीटर के थ्रेड बनाने की कोशिश करेंगे तो अगर ये 3 मिलीमीटर का फॉर्म हो जाता है, ठीक है, 3 मिलीमीटर के क्या बनाने आपको? थ्रेड। 3 mm के अगर थ्रेड फॉर्म हो जाते हैं तो आप क्या करोगे? आप फिर समझ जाओगे कि आपकी जो सॉइल है उसकी प्लास्टिसिटी अच्छी है। और अगर ऐसा नहीं होता है, वो टूट जाता है, तो ये समझ में आएगा कि सॉइल की प्लास्टिसिटी अच्छी नहीं है। जब उसको हम मोल्डिंग के लिए लाएंगे, मोल्ड में रखेंगे, तो जो उसके एजेस कोर्स वगैरह होंगे या मोल्डिंग में, ठीक है, वो उन चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और दूसरा टेस्ट फिर हम करते हैं, ठीक है। सेकेंड टेस्ट आपका होगा कंसिस्टेंसी टेस्ट। क्या है? कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे ये पता चलता है कि जो सॉइल है उसमें सैंड वगैरह बहुत ज्यादा तो नहीं मौजूद है। तो हम क्या करेंगे? सॉइल को लेंगे फिर से और थोड़ा सा वाटर मिला करके पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद, ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद क्या होगा? पेस्ट बना के हम 8 सेंटीमीटर, कितना? 8 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है, ये भी क्या था? डायमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर डायमीटर के क्या बनाएंगे? बॉल बनाएंगे, ठीक है। और इस बॉल को हम क्या करते हैं? सन में, ठीक है, सन के किरणों में, मतलब धूप के किरणों में, मतलब सूरज की रोशनी में सूखने के लिए रख देंगे। तो होता क्या है कि अगर ये बॉल, ठीक है, टूट जाती है सूखते सूखते, तो इसका मतलब कि जो सॉइल आपने लिया है उसमें सैंड की पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, और अगर उसके ऊपर क्रैक पड़ जाते हैं तो समझ में आएगा कि जो सॉइल आपने लिया उसमें एल्यूमिना यानी कि क्ले थोड़ा ज्यादा है। क्या किया हमने यहाँ पे? आपने थोड़ा सा सॉइल लिया, उसमें वाटर मिलाकर पेस्ट बनाया और 8 सेंटीमीटर डायमीटर के बॉल बनाया। बॉल बनाने के बाद आपने चेक किया कि जो आपने जो बॉल बनी है वो सूखते वक्त अगर टूट गई तो सैंड पार्टिकल ज्यादा है, और अगर उस पर क्रैक पड़ रहा है तो क्ले या एल्यूमिना ज्यादा है, ठीक है। थर्ड आपका होगा आपका क्या? श्रिंकेज एंड डिटेरियोरेशन टेस्ट। थर्ड है आपका श्रिंकेज एंड डिटेरियोरेशन। देखो, इसमें हम क्या चेक करते हैं कि जो सॉइल, जो आप मोल्ड में से जब आप क्या करते हो? अनबर्न ब्रिक बना देते हो, ठीक है, कच्ची ईंटें बना देते हो, तो क्या होता है कि
थोड़ा हम सेंटीमीटर थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेथ हाइट बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जो बर्निंग के लिए जाता है अनबर्न ब्रिक तो थोड़ा सा श्रिंक होता है। तो वही चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। हम क्या करते हैं, जो साइज होती है ब्रिक की थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अनबर्न ब्रिक की 21x10x10, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको बर्निंग कराते हैं। तो अगर ये 10% रिंकेज होता है तो ये अपनी एक्चुअल साइज में आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था मॉडुलर ब्रिक और या फिर स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। और अगर रिंकेज कम या ज्यादा होता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी ब्रिक जो है अच्छी नहीं है। तो अब इसके लिए कैसे चेक करेंगे, हम ब्रिक को लेकर के थोड़ा सा सॉइल लेकर के उसको पेस्ट वेस्ट बना करके फिर मोल्ड में अनबर्न ब्रिक बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर उसको बर्निंग के लिए भेज देंगे और कुछ ईंटें बनाते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। तो अगर ये सारी चीजें हैं और इसी श्रिंकेज इतना ही हुआ तो फिर उसका निकालने के बाद ब्रिक को देखते हैं कि उसमें कोई क्षरण वगैरह तो नहीं हो रहा। क्षरण अगर होता है तो फिर उसमें हम समझेंगे कि इसमें डिटेरियोरेशन हो रहा है, अगर एजेस कोर्स वगैरह टूट रहे हैं, ठीक है, ब्रिक हाथ में लेने पे आपके हाथ में पाउडर छूट रहा है, तो आप यहाँ से चीजें आपको क्लियर होंगी कि इसमें डिटेरियोरेशन हो रहा है। और फोर्थ आपका होगा क्या, अल्कलीज, ठीक है, चेक करना क्या आपको, अल्कलीज की जो सॉइल आप जिस जगह पे आप सेलेक्ट किए हो साइट को, ठीक है, सिलेक्शन किए हो, वहां पे अल्कलीज तो बहुत ज्यादा ही प्रेजेंट है। तो इसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप क्या करोगे, कुछ गड्ढे बना दोगे, ठीक है, गड्ढे बना दोगे और उसमें पानी भर दोगे, वाटर भर दोगे। तो उसके बाद क्या होगा आपका कि थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दोगे और अगर उस गड्ढे में थोड़े व्हाइट स्पॉट्स आ गए, व्हाइट स्पॉट बने, सफेद धब्बे बने, तो आप समझ जाओगे कि अल्कलीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट है उस जगह की सॉइल में, ठीक है। तो आपके ये 4 टेस्ट आपको करने रहेंगे साइट सिलेक्शन करने से पहले, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपका जो दूसरा टेस्ट होगा, आपने कौन कौन से टेस्ट किया, मोल्डिंग टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, श्रिंकेज टेस्ट और अल्कलीज। अब इसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या है, दूसरा स्टेप आपका है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। प्रिपरेशन ऑफ क्ले यानी कि अब आपको जो क्ले मिला है, ठीक है, साइट सिलेक्शन हो गया, सारे टेस्ट हो गए, अब आपको क्या करना है, क्ले प्रिपरेशन करना है, मिट्टी को, ठीक है, पानी मिला करके पेस्ट बनाना है, ठीक है। तो दूसरा आप लिखोगे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले में आप करते हो 6 काम। क्या क्या करते हो, एक एक चीज हम लोग यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला काम आप करोगे, क्या करोगे कि अनसॉइलिंग, यानी कि अनसॉइलिंग करते हैं, देखो अनसॉइलिंग। दूसरा काम क्या करते हो आप लोग, डिगिंग यानी कि खुदाई, ठीक है। तीसरा काम आप क्या करते हो, क्लीनिंग। चौथा काम आप क्या करते हो, चौथा काम करोगे आप लोग वेदरिंग। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ब्लेंडिंग। और 6 आप क्या करते हो लास्ट में, टेम्परिंग, ठीक है, क्या करोगे, टेम्परिंग। और टेम्परिंग के और भी कई सारे नाम है जिसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम है आपका नीडिंग, ठीक है, और तीसरा नाम है आप इसका पगिंग, ठीक है। तो इतने नाम है। अब काम हमारे इतने प्रिपरेशन ऑफ क्ले में हमारे पास 6 काम। अब अनसॉइलिंग में क्या करते हैं हम लोग, अनसॉइलिंग में हम 20 से 30 सेंटीमीटर की सॉइल, ठीक है, कितना, 20 से 30 सेंटीमीटर की सॉइल को हम हटा देंगे ऊपर से, जो ग्राउंड लेवल है हमारा उसके 20 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक सॉइल हम हटा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, 20 से 30 सेंटीमीटर की सॉइल हटा देंगे तो जो ग्रास रूट्स हैं या थोड़े बहुत छोटे पौधों के, ठीक है, प्लांट के रूट्स वगैरह हैं, वो आपके निकल जाएंगे, कंकड़ पत्थर निकल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद के जो 30 सेंटीमीटर के बाद की जो मिट्टी है वो हम निकाल करके खुदाई करके निकालेंगे। मतलब अब हम डिगिंग कर रहे हैं और फिर निकालने के बाद, मिट्टी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करेंगे कैसे, क्लीनिंग करने के लिए आप क्या करोगे कि आप अच्छे से, हम मिट्टी के अंदर जो कंकड़ वगैरह है और पेड़ पौधों की जड़ है वो फिर से एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो वो निकाल देंगे, जो भी बड़े कंकड़ पत्थर आएंगे या ग्रास रूट्स आएंगे। फिर उसके बाद वेदरिंग का मतलब ये होता है कि आप थोड़ी देर के लिए मिट्टी को उसी स्थान पे छोड़ दोगे, जिससे जो छोटे मोटे कीट वगैरह हैं, ठीक है, वर्म्स वगैरह, ठीक है, वो निकल जाएंगे अपने आप ही और आपका मिट्टी थोड़ा और क्लीन हो जाएगा। वरना ये कीट्स क्या प्रॉब्लम करते हैं कि जब आप बर्निंग के लिए ब्रिक को भेजोगे तो ये कीट तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पे जल जाएंगे और उस जगह पे पोर्स बन जाएंगे, छिद्र बन जाएंगे, ठीक है। तो वेदरिंग हो गया आपका। फिर ब्लेंडिंग में क्या है कि पूरी की पूरी मिट्टी को अच्छे से उलट पलट करके मिक्स कर देना कि कहीं पे
कोई इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा हो तो एकदम से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स आपको बताया था क्या है, सलीम, एस सिलिका, ए से एल्यूमिना, एल से लाइम, आई से आयरन ऑक्साइड, एम से मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर लास्ट आपका काम होता है, यही है इस प्रोसेस, इस स्टेप का मेन वर्क तो टेम्परिंग है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि पगिंग में हमें अब क्या करना है कि हमको वाटर मिला करके, सॉइल में वाटर मिला करके पेस्ट बनाना है ताकि हम ब्रिक को मोल्ड कर सकें। तो ये जो वर्क है यही मेन है, इसको हम टेम्परिंग भी बोलते हैं, नीडिंग भी बोलते हैं, पगिंग भी बोलते हैं। और करते क्या कैसे हैं, या तो हम मैनुअली करें यानी कि अपने हाथ पैरों से इसकी गुथाई करें, नीडिंग करें, या फिर जानवरों के पैरों द्वारा गुथाई करवाएं। या नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है, मैकेनिकल मेथड यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड में यानी कि हम एक मशीन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पग मिल। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पग मिल किस काम में आती है, तो आप लिखोगे क्या, ऑप्शन क्या लिखोगे, प्रिपरेशन ऑफ क्ले में। तो पग मिल क्या होता है, पग मिल एक फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में होता है। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बीच में शाफ्ट वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है, शाफ्ट से ये आपका ऊपर की तरफ एक हैंडल लगी रहेगी, शाफ्ट में क्या होगा, आपका ब्लेड लगी रहती है। ठीक है, ब्लेड लगी रहेगी इसी तरह से कई सारी, और इस ब्लेडों से क्या होता है, आपका ब्लेड से आपका जब आप इसमें क्या करते हो, सॉइल डाल देते हो। ठीक है, सॉइल और वाटर, तो क्या होता है आपका कि सारी चीजें आपकी इसमें हो जाती हैं, मिल करके बन जाता है बढ़िया सा पेस्ट। और ये जो फ्रेम होता है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये आपका 0.6 मीटर, 0.6 मीटर क्या होता है, जमीन के अंदर होता है। ठीक है, और टोटल इसका लेंथ होता है, ऊंचाई होता है 2 मीटर। और ऊपर का डाया क्या होता है आपका 1 से 1.2 मीटर, और नीचे का डाया आपका होगा 0.75, ठीक है, मीटर। और इसमें और क्या होता है, ये जो होता है इसको एक लकड़ी के बॉक्स से हम फिक्स कर देते हैं। लकड़ी के बॉक्स लगभग 20 to 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का रहेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद का देखो, इधर आपका क्या बताया था, ये 2 मीटर हाइट का रहेगा। और इसके बाद आपका क्या करना है, ये इधर से 0.6 मीटर गहरा आता है जमीन के अंदर। फिर देखो यहाँ से हम एक निकलने की इसकी व्यवस्था बना देते हैं, किसकी, मिट्टी निकलने की व्यवस्था कर देते हैं, और यहाँ से मिट्टी निकाल लेते हैं, या इसके बगल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखो इसमें आप क्या करते हो, ऊपर से यहाँ पे मिट्टी डालते हो, यहाँ पे ऊपर से आप मिट्टी डालते हो, और मिट्टी डालने के बाद क्या करोगे, पानी डाल दोगे, कितना, 25 से 30%, जितना मिट्टी आपने डाला उसके वेट का 25 से 30% वाटर डाल दोगे। अब वो वाटर यहाँ पे फिर मशीन चलाएंगे, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक या मैनुअली, और आपका पेस्ट बन करके निकलता जाएगा। पेस्ट बन गया एक बार, तो अब आपको मोल्डिंग, मिट्टी का ब्रिक का मोल्डिंग करना आसान हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पग मिल। इससे क्या फायदा होता है कि आपको अपने फिजिकल एनर्जी खत्म नहीं करनी पड़ती, और एक दिन में लगभग 15,000 से 20,000 ब्रिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, ब्रिक की सॉइल यानी कि पगिंग कर सकते हो। ठीक है, ब्रिक सॉइल आप बना सकते हो, ठीक है, पेस्ट का बना सकते हो मोल्डिंग के लिए। और बहुत मतलब कि इजी वे में इसमें सारी चीजें हो जाती हैं, बिल्कुल भी एफर्ट आपका नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपने प्रिपरेशन ऑफ क्ले में क्या क्या किया, अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग और टेम्परिंग। फिर तीसरा स्टेप आपका क्या है, तीसरा स्टेप हम लोग देखते हैं। तीसरा स्टेप आपका जो है उसमें हम करेंगे मोल्डिंग ऑफ ब्रिक। अब मोल्डिंग से पहले हम समझेंगे मोल्ड्स के बारे में, कि मोल्ड कितने टाइप के होते हैं क्या, और साइज वगैरह क्या होती है। अब मोल्ड के अलावा और कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। देखो मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स में क्या है, सबसे पहले आप देखोगे टाइप ऑफ मोल्ड, या मोल्ड के बारे में पहले जानते हैं कि मोल्ड क्या होता है। मोल्ड देखो यूज किया जाता है ब्रिक को फॉर्म करने के लिए, और इसकी साइज 10% ईंट की साइज से बढ़ा देते हैं, 21, 10, 10 सेंटीमीटर। ये जब बर्निंग के लिए जाता है तो 10% श्रिंक हो जाता है। मोल्ड के टाइप होते हैं 3 टाइप। पहला होता है आपका वुडन मोल्ड, क्या है आपका, वुडन मोल्ड। दूसरा होता है वुडन मोल्ड लाइंड विथ मेटल। और तीसरा आपका होगा स्टील मोल्ड,
ठीक है। तो ये तीन चीजें आपके पास हैं, तीन मोल्ड हैं। वुडन मोल्ड क्या होता है कि हल्का होता है, और लेकिन इसमें क्या होता है पानी लगते लगते इसके क्या फूल सकता है, ठीक है। तो वो फूल अगर इसके सरफेस अंदर के फूल गए तो ब्रिक का जो सरफेस होगा, स्ट्रक्चर दिखेगा, वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड दिखेगा। और वुडन मोल्ड लेकिन क्या होता है कि सस्ता होता है। और वुडन मोल्ड लाइन विद मेटल में क्या है कि हम वुडन मोल्ड के ऊपर ही एक अस्तर चढ़ा देंगे, किसका, मेटल का, एल्युमिनियम वगैरह का, तो हल्का रहेगा, एज भी बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, और ब्रिक भी आपका अच्छा बनेगा, और सारी चीजें आपके एकदम फायदे की रहेंगी। और स्टील मोल्ड में क्या रहेगा कि आपका ये थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक बनानी रहती है या ज़्यादा काम करना रहता है तो हम स्टील मोल्ड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत रहती है। और प्रॉब्लम इसमें ये रहती है कि अगर स्टील में थोड़ा सा भी अगर थोड़ा कम अच्छी स्टील है तो उसमें कोरोजन लगने के चांसेस रहते हैं, जंग लगने के चांसेस रहते हैं, तो हमें उससे बचाना है। अब देखो स्टील मोल्ड हो गया, मोल्ड के बारे में आपने पढ़ लिया। मोल्ड के बाद क्या चीज़ें आती हैं, एक दो चीज़ें और जो आप इस्तेमाल करते हो, वो क्या है आपकी, पहला होता है आपका स्टॉक बोर्ड। क्या है आपका, स्टॉक बोर्ड। स्टॉक बोर्ड, स्टॉक बोर्ड में आपका क्या रहता है, देखिए स्टॉक बोर्ड की साइज रखते हैं हम 21 इंटू 10 इंटू 0.6 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या करते हैं, फ्रॉग बनाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। इससे हम फ्रॉग बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मोल्ड हमारे पास है, मोल्ड के ऊपर जब हम पूरी तरह से मिट्टी भर लेते हैं तो इसमें फ्रॉग का शेप उभरा हुआ रहता है नीचे की तरफ से, और उस पर जो भी कंपनी का नाम, आपको ब्रिक में कंपनी का नाम देना हो, जैसे आप ब्रिक खरीदते हो तो जो फ्रॉग रहता है, ठीक है, जो फ्रॉग रहता है उसी में कंपनी का नाम लिखा रहता है, जैसे ABC, ठीक है, ये कंपनी के नाम है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस स्टॉक बोर्ड में उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है, उल्टा करके लिख देते हैं, और यही इसी का इम्प्रिंट्स आता है। इसकी 21 होती है लंबाई, 10 चौड़ाई और 0.6 इसकी मोटाई होती है, और यहाँ पे ये इसकी फ्रॉक की साइज आपको मैंने बताया था 10 इंटू 4 इंटू 1 और 2 सेंटीमीटर, और इसमें इम्प्रेशन उल्टा छपा रहेगा, जिससे जो एक्चुअल आए तो वो सीधा आए। स्टॉक बोर्ड काम आएगा फ्रॉग में बनाने में। और तीसरा आपका आएगा, दूसरा आपका बोर्ड है, होता है पैलेट बोर्ड। क्या नाम है, पैलेट बोर्ड। पैलेट बोर्ड होता है साइज 30 इंटू 12 इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यूज होता है जैसे आप जो भी आप बनाते हो, ठीक है, ठीक है, 30 इंटू, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी ब्रिक बनाते हो वो, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का एक बोर्ड रहेगा, उसके ऊपर ही ये काम करते हैं, और उसी में फिर वो ईंट ब्रिक निकाल देंगे और सूखने के लिए ले जा करके रख देते हैं। जमीन में करेंगे तो उसके क्या सॉइल पार्टिकल लगने के चांसेस रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें कर सकते हैं, इसलिए हम एक पैलेट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अब देखो ये तो हो गई मोल्ड और स्टॉक बोर्ड और पैलेट बोर्ड के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसका, पर मिल का, अरे पर इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोल्डिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मोल्डिंग भी होती है दो तरह से, एक होता है हैंड मोल्डिंग और दूसरा होता है आपका मशीन मोल्डिंग, ठीक है, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं टाइप ऑफ मोल्डिंग, टाइप ऑफ मोल्डिंग, ठीक है। तो टाइप ऑफ मोल्डिंग में क्या है, आप देखोगे कि आपके पास दो मेथड है, एक होता है आपके पास हैंड मोल्डिंग, हैंड मोल्डिंग, और दूसरा है आपके पास ग्राउंड मोल्डिंग। क्या है, ग्राउंड मोल्डिंग, ठीक है। देखो हैंड मोल्डिंग में क्या है कि आपको क्या करना है, हैंड मोल्डिंग में आपको सब दो तरह की मोल्डिंग होती है, एक होता है आपका ग्राउंड मोल्ड, सॉरी हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। क्या है, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग, ठीक है। हैंड मोल्डिंग में आपका आता है ग्राउंड मोल्डिंग, और दूसरा आपका आएगा टेबल मोल्डिंग। क्या है, टेबल मोल्डिंग। और मशीन मोल्डिंग में आता है आपका वेट मोल्डिंग, और दूसरा आएगा आपका ड्राई मोल्डिंग, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं, दो तरीकों के अंदर भी दो तरीके। तो हैंड मोल्डिंग में, ग्राउंड मोल्डिंग का मतलब ये है कि सारी चीजें लेकर के जमीन पे बैठ करके ब्रिक बनाना, और टेबल मोल्डिंग में वही सारे काम हमको टेबल करने होते हैं। जब भी कभी हम फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक बनाते हैं, तो हम टेबल मोल्डेड, वो सारी ब्रिक्स टेबल मोल्डेड होती हैं। और हैंड मोल्डिंग में एक फायदा ये होता है कि इसमें आपका
फ्रॉग बनता है। और मशीन मोल्डिंग क्या होता है, फ्रॉग नहीं बनता। ये क्या होता है, विदाउट फ्रॉग, ठीक है, विदाउट फ्रॉग होती है। फिर वेट मोल्डिंग और ड्राई मोल्डिंग की बात करें तो देखो इसमें क्या है कि इस वेट मोल्डिंग के लिए क्या हुआ कि एक मशीन बनाया किसने, CBRI रुड़की ने, ठीक है, CBRI रुड़की। इन्होंने क्या बनाया, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने बनाया एक मशीन जिसका नाम रखा इन्होंने ब्लॉक मास्टर, जिसका वेट था 210 किलोग्राम। और 210 किलोग्राम के बाद क्या है, इसमें वेट 210 किलोग्राम और लगभग इससे एक दिन में 2000 ब्रिक्स इसमें बन जाती थी, ठीक है, 2000 ब्रिक इसमें बनती हैं। तो ब्लॉक मास्टर नाम है मशीन का, 210 किलोग्राम की होती है, तो कहीं भी इजीली ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। और इससे लगभग 2000 ईंटें एक रोज बन जाती हैं। और ये आसान भी है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप जो आपके पास गुथी हुई मिट्टी है उसको डाल दोगे और प्लंजर लगा हो गया, लीवर लगा, उसको खींचोगे तो एक एक ईंट बंद करके निकलती चली जाती है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, मशीन मोल्डिंग में फ्रॉग नहीं होता। और ड्राई मोल्डिंग में क्या होता है, ड्राई मोल्डिंग में हम क्या करते हैं, देखिए ड्राई मोल्डिंग में देखो एक कंपनी है NBCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन दिल्ली। इन्होंने क्या बनाया, एक मशीन बनाया जिसमें क्या होता है कि हमें पानी बहुत कम यूज करना रहता है। जितना आप, जैसे वेट मोल्डिंग क्या है, ठीक है, इसमें पानी तब भी बचता है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि इसको जो अनबर्न ब्रिक बनती है उसको सूखने के लिए आपको रखना पड़ता है। लेकिन ड्राई मोल्डिंग में क्या है कि पानी हम बहुत कम यूज करते हैं, तो जैसे ही मोल्डिंग होती है उसको अगर एक दिन के लिए भी रख दें तो उसको डायरेक्ट उसको आप किल्न में या क्लैंप में भेज सकते हैं बर्निंग के लिए, पकने के लिए। तो NBCC दिल्ली ने बनाया। और इसमें क्या था आपका, इन्होंने क्या किया कि ऐसी मशीन बनाई कि उसमें जब आप ब्रिक में सॉइल डाल देते हो, सॉइल, तो ब्रिक एक एक बन करके, ठीक है, कई सारी मतलब लाइन से बनी रहेगी, आप ब्रिक की साइज पे एक एक ब्रिक काट करके अलग कर लेते हो, ठीक है। तो ये NBCC दिल्ली का था। और CBRI रुड़की ने क्या बनाया था, ब्लॉक मास्टर। अब देखो ये हो गई मोल्डिंग का प्रोसेस। क्या क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ साइट, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ क्ले, तीसरा आपका मोल्डिंग ऑफ ब्रिक। अब इसके बाद क्या है आपका, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक के बाद तीसरा आपका है, अरे चौथा आपका आता है, चौथा स्टेप है कि ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। देखो ड्राइंग ऑफ ब्रिक, अच्छा मोल्डिंग मिट गया, चलो फिर से लिख देते हैं, ठीक है, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। और इसके बाद है आपका ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। ड्राइंग में आपका दो मेथड होता है। एक तो आपके पास होता है नेचुरल ड्राइंग, क्या है, नेचुरल ड्राइंग। और दूसरा है आपके पास आर्टिफिशियल ड्राइंग, ठीक है, आर्टिफिशियल ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग में क्या होता है आपका, नेचुरल ड्राइंग में आपके पास क्या है कि हम क्या करते हैं कि ब्रिक जो आपने बनाई है मोल्ड करके, उसको बस एकदम सूर्य के रोशनी के संपर्क में नहीं रखना है, ठीक है। हम थोड़ा सा छावादार स्थान पर रखेंगे और ऐसा रखेंगे कि हर एक ब्रिक के में से एयर पास होती रहे, एयर इधर से उधर होती रहे, निकलती रहे, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा समय लग जाता है ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट, ठीक है, आपके पास सिर्फ सूरज की रोशनी का सहारा है, ठीक है। और आर्टिफिशियल ड्राइंग में हम क्या करते हैं कि किसी कमरे में बंद करके ईंटों को और 120 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म एयर, हॉट एयर उसमें फ्लो करवाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि एक ही दिन में, पूरे एक दिन में ब्रिक अच्छे से एकदम सूख जाती है। और इसमें क्या होता है कि बिल्कुल भी आपका कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है और आपका ब्रिक एकदम अच्छे से सूखी हुई रहती है, ड्राई हुई रहती है, तो आप उसको बर्निंग के लिए तुरंत की तुरंत भेज सकते हैं। और इसमें क्या फायदा आर्टिफिशियल ड्राइंग में कि अगर बारिश वाले एरिया है, ठीक है, या ऐसी जगह है जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है, ठीक है, सीलन वाले स्थान है या जो भी, तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल ड्राइंग का सहारा ले सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित होगी, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ब्रिकर्स, फिर प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक, ड्राइंग ऑफ ब्रिक, और फिफ्थ है आपका बर्निंग। क्या है, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। देखिए बर्निंग में हमें क्या करना है
कि हम बर्निंग में क्या करेंगे, अच्छे से एक बार हम क्या करेंगे कि सारी ईंटें जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बर्निंग होती है। ठीक है, तो बर्निंग के दो तरीके होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। ठीक है, बर्निंग में दो तरीके, परमानेंट और टेम्पररी। अब एक एक देखते हैं करके कि लिख करके कि कैसे कैसे आपका यहाँ पे एक एक चीज हो रही है। ठीक है, तो अच्छे से एक एक चीज हम समझते चलेंगे, आप सारी चीजें नोट करते चलिए, और जो कोई अगर डाउट रहता तो उसको कमेंट आप कर देंगे। ठीक है, तो बर्निंग में हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपके पास टेम्पररी बर्निंग, और दूसरा है आपका परमानेंट बर्निंग। ठीक है, टेम्पररी प्रोसेस, परमानेंट प्रोसेस बोल सकते हैं यार, जो भी। ठीक है, तो टेम्पररी में आपका क्या है कि हम यूज करते हैं क्या, पजावा क्या है, पजावा, या इसी को हम बोलते हैं क्लैम्प। और परमानेंट बर्निंग क्या है आपके पास, परमानेंट बर्निंग में आपके पास आता है इंटरमिटेंट किल, दूसरा है आपके पास सेमी इंटरमिटेंट किल, और तीसरा आपके पास है कंटिन्यूअस किल। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है, टेम्पररी बर्निंग में आप क्या यूज करते हो, पजावा। ये देखो जो कुम्हार वगैरह के यहाँ जो भट्टे होते हैं, ठीक है, वही होता है एक तरह से पजावा भट्टा। क्या होता है कि इसमें ये ऐसे किल होते हैं, ऐसे भट्टे होते हैं, ऐसे, ठीक है, क्लैंप होते हैं कि जो एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते। और इसमें क्या हो सकता है, फायर कैन नॉट बी कंट्रोल, फायर यानी कि आग का टेम्परेचर। ठीक है, इवन आप यहां लिख सकते हो टेम्परेचर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, टेम्परेचर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और दूसरा परमानेंट बर्निंग क्या होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल्ड। अब देखो ये एक तो फायदा हो गया। दूसरा परमानेंट बर्निंग क्या होता है कि जो भी आप बनाओगे, इसमें टेम्पररी बर्निंग क्या हमें 50 से अप्रॉक्स या 50% ही ब्रिक, लगभग आपको 50% ब्रिक आपको मिलती है फर्स्ट क्लास। ठीक है, और इंटरमीडिएट किल में क्या होता है आपके पास 60 से 70%, सेमी इंटरमीडिएट में 80 से 90%, और कंटिन्यूअस में आपके पास 99% ब्रिक, ठीक है, फर्स्ट क्लास की मिल जाती है आपको। ठीक है, और इसके बाद फिर इंटरमीडिएट किल का एग्जांपल कौन सा है आपका, इलाहाबादी किल। ठीक है, इलाहाबादी किल। ठीक है, और सेमी इंटरमीडिएट का आपके पास है क्या एग्जांपल, बुल्स ट्रेंच किल। ठीक है, बुल्स ट्रेंच किल। और कंटिन्यूअस किल का है आपके पास हॉफमैन किल। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं आपके पास। देखो इंटरमीडिएट, सेमी इंटरमीडिएट और कंटिन्यूअस। इंटरमीडिएट में आपके पास एग्जांपल है इलाहाबादी किल। इलाहाबादी किल में क्या होता है कि आप ईंटें इसमें क्या बनती है, देखो पजावा क्लैंप में एक चीज और जान लो आप लोग कि इसमें हम 25,000 से 1 लाख, कितना 1 लाख ईंटें बनाते हैं कितने दिन में, लगभग 4 to 6 मंथ में। यानी कि 2 मंथ में बर्निंग होती है, 2 मंथ में कूलिंग, और निकालने अनलोड वगैरह करने में लगभग 6 महीने लगभग बन जाते हैं। तो इसका जो क्या है एफिशिएंसी बहुत कम है। और इंटरमिटेंट किल में क्या होता है कि 7 और 5 यानी 7 दिन में बर्निंग और 5 दिन में कूलिंग, टोटल 12 डेज में आपका 25 से 50,000 ईंटें बन जाती हैं। ठीक है, और सेमी इंटरमिटेंट किल में क्या होता है कि एक दिन में 1 डे, ठीक है, या 24 आवर्स में लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 24 आवर्स में 10,000 ब्रिक बनती है। कितना 10,000 ब्रिक्स बनती हैं। और कंटिन्यूअस किल में क्या होता है आपके पास, ये इसमें हमारे पास होते हैं 12 चैम्बर। कितने होंगे 12 चैम्बर होते हैं, और एक चैम्बर में 25,000 ईंटें, 25,000 ब्रिक होती है। तो टोटल कितना बन जाएगा, एक बार में 3 लाख ब्रिक बनती है। ठीक है, और इसमें इन दोनों क्या एक प्रोसेस होता है कि कुछ चीजें एक साथ हमेशा चलती रहती हैं। जैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं,
लोडिंग करेंगे ब्रिक्स की, अनबर्न ब्रिक्स की। दूसरा फिर हम क्या करते हैं, प्री हीटिंग। देखो प्री हीटिंग इसलिए करते हैं कि अगर एकदम से तेज टेम्परेचर दे दिया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो जो ब्रिक है आपका वो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तब इसके बाद हम करेंगे बर्निंग, तब उसमें हम बर्निंग कराएंगे। फोर्थ आपका होगा बर्निंग के बाद कूलिंग, और फिफ्थ आपका होगा अनलोडिंग। अनलोडिंग, ठीक है। ये 5 आपके पास प्रोसेस स्टेप रहेंगे, और आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है, कि कैसे एक एक चीज यहाँ पे देखो। लोडिंग है, प्रीहीटिंग, बर्निंग, कूलिंग, अनलोडिंग। बर्निंग के बाद कूलिंग यानी कि ब्रिक अब ठंडा हो रहा है, और अनलोडिंग मतलब जब ठंडा होने के बाद ब्रिक को निकाल लेना। इसमें यही प्रोसेस दोनों में चलता रहता है। इंटरमीडिएट किल वगैरह में इन सब में क्या होता है, अगर आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, एक होता है आपके पास डैम्पर शीट, क्या है नाम, डैम्पर शीट यूज करते हैं किसके लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और इसमें देखो एफिशिएंसी आपने देख लिया कितनी, कौन सी किस में से ब्रिक बन रही है। इसमें कितना था, 25,000 से 3 लाख, ठीक है। तो एक एक चीज यहाँ पे आपने देख लिया कि किस किस स्किल से कितना आपका बर्निंग हो रहा है, कितना आप ब्रिक बना रहे हो, एक एक कितने दिनों में बना रहे हो, कितने एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। और इलाहाबादी बुल्सपेंट और हॉफमैन किल, अब देखो इसका प्रोसेस नहीं पूछेगा कि कैसे ब्रिक बनेगा, कैसे एक एक चीज फॉर्म होगा, ये चीजें आपसे नहीं पूछता है, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक, जिसमें क्या था, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ब्रिक अर्थ, फिर प्रिपरेशन ऑफ क्ले, तीसरा मोल्डिंग ऑफ ब्रिक, चौथा ड्राइंग ऑफ ब्रिक, और पांचवा आपका बर्निंग ऑफ ब्रिक। यही प्रोसेस होता है। इसकी सारी टेक्निकलिटीज आपने देख ली, आपने नोट भी कर लिया होगा। तो क्या करना है अब आपको, जैसे ही क्लास आपकी फिनिश होती है तुरंत आपको 10 मिनट के लिए आपको रिवीजन कर लेना है। और इसके बाद आप क्या करोगे कि जैसे ही आपका क्लास खत्म रिवीजन करना है, और अगली क्लास में आने से पहले आप फिर से रिवीजन करोगे, ठीक है। और आगे इसके सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कराते जाएंगे, तो कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है, हमारे साथ बने रहना है, जितना भी हम लोग काम करें उसको करते रहना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को, और लव यू ऑल, बाय बाय।